पहले सब समझ लो, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीनोम क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, फिर जाके आना डीएनए अनुक्रमण में। ठीक है, मायोस्टेटिन जीन एडिट वाला जो चीज़ है, क्रिस्पर कैस9 कश्मीर विद्यालय के लोगों ने कुछ बनाया। ठीक है भाई, ऐसी तकनीकी जिनमें सजीवों का उपयोग किया जाता है वह प्रौद्योगिकी कहलाती है। यही देखिए यहाँ पे किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले यहाँ देखिए इसका पूरा अवधान कि बाकी किसी चैप्टर में नहीं हुआ है, पर इस चैप्टर में शुरुआत में पहले बेसिक समझाया गया है। अब देखिए संचार सूचना उठाएगा सीधा शुरू हो जाएगा किसी टॉपिक से, लेकिन बायोटेक में ऐसा नहीं। बायोटेक में इसका मतलब जो ये बनाया गया है उसमें ये कोशिश की गई पहले सब समझ लो, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीनोम क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, फिर जाके आना डीएनए अनुक्रमण पे। ठीक है, डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस वगैरह पे, उसके बाद शुरू करना कि ये सब फिर अब क्या है, मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रमुख अनुप्रयोग क्या है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो चलिए पहले मैं आधा घंटा आपको पूरा शॉर्ट में खट से सब समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फटाफट आप करंट अफेयर्स की चीज़ें जुड़ती चली जाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसमें फैक्ट्स बहुत हैं, जैसे फैक्ट्स बहुत हैं। ठीक है, जैसे मायोस्टेटिन जीन एडिट वाला जो चीज़ है, क्रिस्पर कैस9 कश्मीर विद्यालय के लोगों ने कुछ बनाया। ठीक है भाई, देखना है ना, खूब सारे फैक्ट्स हैं। फिर देखो है ना, सोमेटिक जीन एडिटिंग, जर्मलाइन जीन एडिटिंग क्या होती है। अब ये बेसिक ही नहीं पता तो कैसे करोगे, यही तो दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा पहले देखते हैं आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम, लेकिन वो अगर एक बार समझ गए तो भाई साहब ये पूरा पहला यूनिट खट से पूरा हो जाएगा। फिर हमको बोलने में टाइम नहीं लगेगा, वो समझने में टाइम नहीं लगेगा। अगर ये पहला 1 घंटा मैं छोड़ दूँ तो आप बस PT365 पढ़ रहे हैं पर PT365 समझ नहीं रहे हैं। आप बात समझ रहे नहीं, हमें क्या करनी है, कोशिश समझना भी है। और ये वीडियोस आपको मिलेंगे, मैं चाहता हूँ 2-3 बार इसको हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। चलिए देखो पहले ज़रा बेसिक थोड़ा, ये क्या है, अच्छा पहले थोड़ा मैं बेसिक समझा देता हूँ। टॉपिक का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, टॉपिक का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। टॉपिक का नाम है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। जैव टेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखो जैव प्रौद्योगिकी है क्या, पहले एक लाइन में बता दूं, ऐसी तकनीकी जिसमें सजीवों का उपयोग किया जाता हो। ऐसी तकनीकी जिनमें सजीवों का उपयोग किया जाता है वह जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ओके, यानी सजीवों से चलने वाली ऐसी तकनीकी या प्रौद्योगिकी। अब सजीवों में क्या होते हैं, सजीवों में पादप होता है, सजीवों में जंतु होता है और सजीवों में सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है ना, सजीवों में 3 चीज़ें आती हैं, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। तो कोई पूछे भाई जैव तकनीकी क्या होती है, ऐसी तकनीकी जिसमें सजीवों का उपयोग किया जाए। ऐसी तकनीकी जिसमें सजीवों का उपयोग, यानी या तो पौधे आते हों या जंतु आते हैं या फिर किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता हो। हर क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर सकते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में कर सकते हैं, मतलब हर क्षेत्रों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों में इसका अच्छा खासा उपयोग हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका अच्छा खासा हो सकता है, पेटेंट वगैरह में किसी पौधे किसी जीव के पेटेंट में मदद के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यानी ऐसी प्रौद्योगिकी, अच्छा प्रौद्योगिकी क्या होती है, प्रौद्योगिकी प्रकृति में मौजूद नहीं होती है। कोई भी प्रौद्योगिकी जैसे विज्ञान एवं तकनीकी या प्रौद्योगिकी, हमेशा मैं इसको सिंपल भाषा में डिफाइन करता हूँ, प्रौद्योगिकी मानव द्वारा मानव के कल्याण के लिए लाई जाती है। इसमें ईश्वर का कुछ भी करना धरना नहीं है। वैसे भी ईश्वर को लेके आजकल बहुत बवाल चल रहा है मार्केट में, है कि नहीं। तो इससे, और मैं देख ही रहा हूँ आजकल ईश्वर को लेके बहुत बवाल है। पता नहीं ईश्वर को भी इतना पता है कि नहीं पता है। उसने तो सोचा था कि बवाल कभी नहीं होगा, मेरे नाम पे लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन आज लोग उन्हीं के नाम पे लेके बवाल हुआ है। ठीक है, जब से ये जो नया वाला न्यूज़ आया है सबको पता है, वही हम कह रहे हैं। चलिए शुक्र है यहाँ पर ईश्वर नहीं है ना। यहाँ पर पूरी तरह से मानव द्वारा मानव के कल्याण के लिए तकनीकी होती है। अनुसंधान ईश्वर नहीं करता है, अनुसंधान वैज्ञानिक करता है प्रयोगशालाओं में बैठकर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरह से मानव द्वारा जनित, और मैं आपको जो भी अध्याय पढ़ा रहा हूँ इसमें सब कुछ इंसान का किया धरा है, तकनीकी। ठीक है ना, तकनीकी को एक लाइन में बोला, कोई भी बोले क्या है, मानव द्वारा मानव के कल्याण के लिए बनाई गई जो चीज़ होती है उसे हम तकनीकी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा
तो जैव प्रौद्योगिकी में सब कुछ मानव अपने कल्याण के लिए बना रहा है, जहाँ पर मानव पादप जंतु और सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहा है और जिन्हें विभिन्न जगहों पे प्रयोग में ला रहा है, जैसे कृषि में ला रहा है, स्वास्थ्य में ला रहा है, पर्यावरण में ला रहा है, औद्योगिक इकाइयों में ला रहा है, पेटेंट और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका उपयोग किया जाएगा। ओके, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका उपयोग किया जाएगा। और आपको बताऊं, इसी आधार पर जैव तकनीकी को अलग अलग रंगों में परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लो अगर कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी का यूज़ करते हैं, इससे हम कहते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को शॉर्ट में कैपिटल बी और कैपिटल टी लिखा जाता है। अगर स्मॉल टी लिख देते हैं तो वो जैव बायोटेक दूसरा वाला हो, वो बीटी जो होता है वो बीटी पौधा हो जाता है। स्मॉल टी से कभी भी बायोटेक को हमेशा कैपिटल बी और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में लिखना हो तो कैपिटल बी कैपिटल टी लिख सकते हैं। स्मॉल टी लिखेंगे तो बीटी क्रॉप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो होता है उससे हम कहते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। पर्यावरण के लिए ऐसा कोई क्लासीफाई नहीं किया। औद्योगिक के लिए जो होता है उससे कहते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी, है ना। पेटेंट वगैरह के लिए भी होता है सर पिंक बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बहुत सारे होते हैं, पिंक बायोटेक्नोलॉजी होता है। समुद्र वगैरह के केस में अगर समुद्री क्षेत्र वगैरह अध्ययन करके वहाँ की जैविकता वगैरह की अध्ययन करना चाहते हैं उसको ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे, अगर मान लीजिए आप जैव तकनीकी के मिसयूज़ की बात करते हैं, जैसे बायो वेपन, जैव हथियार जिसे आप कहते हैं, तो अगर जैविक हथियार वगैरह अगर आप बात करते हैं तो उस केसेस में हम बायोटेक्नोलॉजी को कहते हैं डार्क बायोटेक्नोलॉजी, है ना। एक लेडी है, उसने बायोटेक्नोलॉजी को रंगों में डिवाइड किया, है ना। बायोटेक्नोलॉजी को उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता को समझने के लिए कुल 10 रंगों में मैंने सुना है उसने 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 डिफाइन किया। उनमें से कुछ मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या पता कभी किसी सुमेलिन में आ जाए, वाइट बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, रेड बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, तो आपको याद रहेगा एटलीस्ट, है ना। एज अ पीटी के लो नहीं आ जाता, एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट मैचिंग सही है, चारों सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शुरुआत आपको पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये समझ में आ गया। बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग कलरों में पढ़ा जाता है उनके उपयोगिता को देखते हुए। ठीक है, अच्छा अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कहाँ पर जाते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए हम लोग कोशिका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोशिका से स्टार्ट करते हैं और सबको बताया गया कोशिका जीवन की इकाई है। ठीक है ना, कोशिका जीवन की इकाई। हम सब किसी एक कोशिका से ही चलकर, और ये पूरा बहुकोशिकीय जीव बैठा हुआ है जो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है। एक बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव को पढ़ा रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे बहुकोशिकीय जो जीव है बने हैं किसी एक कोशिका से। सबने स्कूल टाइम में पढ़ा है, आई एम वेरी श्योर, कोशिका जीवन की इकाई है। थोड़ा और बढ़िया से पढ़े होंगे तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, और चाहे तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ऐसे पढ़ लिए होंगे, है ना। पता है बहुत सी किताबों में बहुत तरह से लिखा है, संरचनात्मक और क्रियात्मक भी लिख दिया होगा ना। कोशिका जीवन की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। तो संरचनात्मक हो गया, स्ट्रक्चरल, फंक्शन हो गया क्रियात्मक। ठीक है, परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा में सबको पता है। ठीक है, अब कोशिका जीवन की इकाई कैसे है, इसी को पूरा समझाते समझाते हमको जीन और जीनोम को खट से पूरा समझाना है। ठीक है टॉपिक बहुत बड़ा, फाउंडेशन में तो कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं समझाने में, पर यहाँ छोटा सा आधे घंटे 40 मिनट देखते हैं, पूरा का पूरा बार आपको सार बता देता हूँ। ठीक है, तो हम सब एक कोशिका से बने हैं, कैसे कोशिका से बने हैं और पूरा जीव बनता है, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। उसी में चल के जीन वीन के बारे में बात कर लेते हैं, जीन जीनोम को। मान लीजिए पिताजी हैं, एक तरफ माता जी हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जब होता है, प्रजनन होता है, तो पिताजी की तरफ से कुल स्पर्म आते हैं ना, स्पर्म आते हैं, शुक्राणु बोल देते हैं ना, शुक्राणु आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। और माता जी की तरफ से क्या होता है, एक अंडाणु आता है, सिर्फ और सिर्फ एक अंडाणु माँ की तरफ आता है। तो लाखों की संख्या में शुक्राणु होने के बाद भी फैलोपियन ट्यूब एक जगह होती है जहाँ पर माँ के शरीर के अंदर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन आपको बता दूं, पिता की तरफ से भले ही लाखों की संख्या में शुक्राणु निकलते हों, है ना, लाखों की संख्या में, है ना, लेकिन 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 फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते 5-6 साथ ही बचते हैं। तो 5-6 साथ ही बचते हैं, ठीक है भाई, 5-6 साथ ही बचते हैं। तो यहाँ पर शुक्राणु जो पहुंचते हैं अंडाणु के पास, फैलोपियन ट्यूब वो जगह होती है जहाँ पर निषेचन होता है ना, निषेचन। निषेचन से अच्छा निषेचन ही लिखे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो अगर हम बोले फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन माँ के शरीर में होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसी कोई शुद्ध हिंदी नहीं है, इसलिए फैलोपियन ट्यूब भी ध्यान रखेंगे। बहुत पहले यूपीएससी में पूछा भी गया था, किसी माँ के शरीर में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ना, यानी शुक्राणु अंडाणु का मिलन कहाँ होता है किसी माँ के शरीर के अंदर, तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब। इसकी भी कहानी है, और जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह था उसकी माँ के केस में ही था, उस बेचारी का फैलोपियन ट्यूब नहीं था, ब्लॉक था।
तो वो जगह खाली नहीं थी जहाँ शुक्राणु अंडाणु में नहीं मिल सकते थे, इसलिए लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। वो पुरानी चीज़ है, लेकिन उस लेडी का अपना बच्चा बाद में बना कृत्रिम तरीके से, जिसको परखनली शिशु के नाम से आप जानते हैं। उसका नाम था लुईस जॉय ब्राउन, शायद सुना होगा। उसका नाम था लुईस जॉय ब्राउन, ठीक है, उसका नाम था लुईस जॉय ब्राउन, और ये दुनिया का पहला परखनली शिशु है, ठीक है। फिलहाल हमें उस पर नहीं जाना है, ना इस तरह की कोई चीज़ हमारे पेपर में है, ठीक है, करंट अफेयर्स में, तो इससे बच के निकलना है। लेकिन लगे हाथ तो आपको ये चीज़ अच्छा परखनली शिशु समझ में आ गया, मतलब कृत्रिम तरीके से हम बनाते हैं बच्चे को, बनाते नहीं हैं, अंडाणु शुक्राणु माँ बाप का लेकर फिर उसको उस कृत्रिम लैब प्रयोगशाला में ले जाकर किसी रासायनिक केमिकल के अंदर, मीडियम के अंदर उसको फ्यूज़ कराते हैं, और फिर जाइगोट बन जाता है युग्मनज, वो लैब में बनता है, जो कि माँ के शरीर में वो जगह है नहीं जहाँ पर जाइगोट बन सकता है। उसी जाइगोट को थोड़े समय तक विकसित होने के बाद माँ के शरीर के अंदर रख देते हैं, माँ अपने बच्चे को बाद में फिर बनाती है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ था। तो वही मैंने कहा फैलोपियन ट्यूब में लगे हाथों पीडी का क्वेश्चन है, तो लगाते बताते चलो, ठीक है, बताते चला, पर ऐसा करंट अफेयर्स में कुछ लेना देना नहीं है। फिर एक शुक्राणु अंत में जाके एक अंडाणु से मिलेगा, और जाके एक युग्मनज का निर्माण होता है। इसको अंग्रेजी भाषा में, आप इसको आंग्ल भाषा में जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, हर किसी को पता होगा, ठीक है। जाइगोट जब वो क्या है, वो एक कोशिकीय होता है। यही एक कोशिका को जो जाइगोट होता है वो विभाजित होना शुरू होता है माँ के शरीर के अंदर। तो पहले दिन जब हम बनते हैं वो एक कोशिका के होते हैं, उसका नाम है जाइगोट। और अगर बताऊं तो यही प्रेगनेंसी का पहला दिन भी होता है। कोई माँ जो होती है वो प्रेग्नेंट इसी दिन होती है, लेकिन ये उस दिन पता नहीं चल सकता दिस लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, ये भी बता दूं। ये कोशिका धीरे धीरे एक कोशिकीय है ना, एक कोशिका ही बोलते हैं, कोशिका, एक कोशिका होता है जाइगोट, ये विभाजित होना शुरू होता है, ठीक है ना, विभाजित होना शुरू होता है। एक समसूत्री विभाजन कहते हैं उसको, उसी की तरीके से विभाजित होता है। और समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी भाषा में माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। इसे एक सेल, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, 16 करते करते अंत में जाके ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक ही आपस में मिलकर आगे चलकर अंगों का निर्माण करते हैं, और इसी तरह बहुत सारे अंग धीरे धीरे आपके बन जाते हैं और मिलकर पूरे जीवन का निर्माण होता है, ठीक है। और जब आप पूरे बन जाते हैं वो एक बहुकोशिकीय जीव के रूप में होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक बहुकोशिकीय जीव के रूप में होता है, ठीक है। और जब हम पैदा होते हैं तो मान लो हम 3 किलोग्राम के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 3 किलोग्राम का बच्चा जो बना वो एक कोशिका से ही बना है, और इस पूरे समय को हम कहते हैं भ्रूणी विकास का समय। अंग्रेजी भाषा में इसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है ना, इसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसको आप चाहिए तो भ्रूणीय विकास का समय कह सकते हैं, ठीक है, इसे भ्रूणीय विकास का समय कह सकते हैं। और भ्रूणी विकास का जो समय है वो लगभग 9 महीने और 6 या 7 दिन का होता है। ये मैक्सिमम टाइम है जिसमें कोई बच्चा विकसित हो जाता है किसी माँ के शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय जीव है जो 3 किलोग्राम का माँ के शरीर से बाहर निकल कर आता है, जो आप और हमें। और आज यही जीव जो है ना, वृद्धि कर करके आज 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो का बैठा हुआ है। 50 भी ले लेते हैं, 40 भी ले लेते हैं ना, इसी इंटरवल का बैठा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये कोशिका विभाजन ही है, ठीक है। और किस विभाजन से होकर आप पूरा बने हैं आज, 60-70 किलो के समसूत्री विभाजन से। समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन होता है जिसमें अगर एक कोशिका है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र है, तो विभाजन होकर जब 2 कोशिका बनती है उनमें भी 23 जोड़ी गुणसूत्र ही होती है। इसका मतलब जो गुणसूत्र आप लेकर अपने माँ बाप से पहले दिन आते हैं वही गुणसूत्र जब आप पैदा होते हैं आपके सारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और वही गुणसूत्र जब आप बड़े हो जाते हैं, आज मेरे सामने बैठे हैं, आपके शरीर के भी हर कोशिका में वही गुणसूत्र पाया जाता है जो पहले दिन आपके माँ बाप ने आपके युग्मनज में दिया था। तभी तो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसीलिए तो हो जाती है। आपके पूरे शरीर के अंदर कोई भी कोशिका ले लो, सब में एक ही तरह के गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं, यानी एक ही तरह के डीएनए। कोई क्राइम, कोई मर्डर, कोई कुछ भी करे, और इन द एब्सेंस ऑफ आई विटनेस, किसी ने आपको नहीं देखा, आपका हेयर, आपका ब्लड, आपका सलाइवा, आपका कुछ भी पड़ा है, उससे आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपके पूरे शरीर के अंदर समान गुणसूत्र और समान डीएनए वही वाला। वो भी आगे धीरे धीरे पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन होता है जिससे पूरा जीव विकसित होता है, ठीक है ना, जिसमें जो कोशिका से 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं या 8 कोशिकाएं, 16 कोशिकाएं अंत में जाके पूरा 3 किलो का शरीर बना रही हैं, उन सबके अंदर गुणसूत्र और डीएनए समान ही रहते हैं। यानी जो डीएनए गुणसूत्र आपको पहले दिन आपके माँ बाप से मिले हैं वही आपके शरीर में, पूरे शरीर के हर अंगों, हर जगह पर वही गुणसूत्र या डीएनए है। और इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके या डीएनए प्रोफाइलिंग करके आपकी जान पहचान की जा सकती है।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ बोलते रहिएगा, मज़ा तभी आता है, काफ़ी लोग नए लोग हैं, ठीक है चलेगा। ऑनलाइन कोई जवाब दे नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कोई है नहीं शायद, है ना? चलिए, है क्या हुआ? ठंडी का मौसम है, बारिश का मौसम से ऑनलाइन वालों को क्या लेना देना है? कंबल में क्या सांस लेंगे? आइए, कंबल में CO2 लेंगे। अब बोलिए, 48 कैसे हो जाएगा बेटा? अरे भाई 48 हो जाएंगे तो हम 23 जोड़ी से ऐसे हैं, ठीक है ना? 46। अच्छा ओ, अब हम समझे। अच्छा अच्छा, वो सिंड्रोम पूछ रहा है। अरे अभी तो पढ़ा रहे थे एंथ्रो में, उसका अभी आपको कोई लेना देना नहीं, अभी आप शांति से रहिए। उसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है ना? करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब ये सोच रहे हैं इनको क्लिनफिल्टर, एडवर्ड, पटाऊ, डाउन ये सब पढ़ाया जाए कि नहीं? मतलब यही डॉक्टरी जो आप उधर नहीं कर पाए यहाँ पे करा दे हम, है ना, एक ही दिन में। आइए, अरे यूपीएससी के हिसाब से चलो, ठीक है आइए। अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना? अब आगे बढ़ो। अब जरा समझना, हम लोग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। कोशिकाएं कई तरह की होती हैं, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ठीक है? सीधा हमको मनुष्य के बारे में पढ़ना और किसी से लेना देना नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या आते हैं? पादप आते हैं और जंतु आते हैं, पादप और जंतु आते हैं, ठीक है ना? तो कोशिकाएं कई तरह की होती हैं, मानव जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो मुख्य गुण होता है वो यही होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना? केंद्रक को ही हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और एक बार और ध्यान रखना, मानव के कोशिका, मानव की जितनी भी कोशिकाएं हैं पूरे शरीर में, आप गिन नहीं सकते। एक कोशिका मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, अपनी नग नाक से नहीं देख सकते, ठीक है? हर कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही केंद्रक होता है, याद रखिएगा। अगर मैं आपकी एक कोशिका ले लूं तो इसका मतलब आपने मुझे अपना एक केंद्रक दिया है, ठीक है ना? तो मानव की प्रत्येक कोशिका में कितना केंद्रक होता है? एक मिनट याद रखिएगा। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं मानव के शरीर में जो अपवाद हैं, जहां केंद्रक नहीं भी मिलती हैं, ठीक है? उसका नाम है आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, और प्लेटलेट्स जो रुधिर का थक्का जमाने में सहयोग करती हैं। सुना होगा है ना, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। ये लाल रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं मानव के शरीर में जहां पर केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता है, जबकि मानव के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक की कोशिका नंबर होता है 1। हर कोशिका में केंद्रक की संख्या होती है 1। अब कहानी सुनिएगा। एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है, हमने आपकी एक कोशिका ले ली, ठीक है? इन कोशिका के अंदर क्या होता है? इन कोशिका के अंदर एक केंद्रक मिलता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कोशिकीय अंगक, है ना? कोशिकीय अंगक जो मुख्यतः होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं। पहला कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और दूसरा कोशिकीय अंगक होता है। कोशिकीय अंगक को अंग्रेजी भाषा में हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं और आप सब ने पढ़ा है, मुझे पता है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो याद आ जाएगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, है ना? ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कोशिका के अंदर पाए जाने वाली चीज़ें हैं जो केंद्रक के अतिरिक्त होती हैं, ठीक है ना? और इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर पूरे कोशिका का कार्य चलता है। तो कोई कोशिका जो कार्य करता है किसकी मदद से कार्य करता है? उसमें पाए जाने वाले केंद्रक और उसके अलावा कोशिकीय अंगकों की मदद से, ठीक है? हमें जैव तकनीकी पे जाना है तो कोशिकीय अंगक पे ध्यान देना ही नहीं है, हमें सिर्फ केंद्रक पे ध्यान देना है। तो एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक? एक केंद्रक। अपवाद की बात नहीं कर रहे, आरबीसी प्लेटलेट जिनमें एक भी केंद्रक नहीं होता है। अब एक बेटा WBC तीसरा होता है, रुधिर कोशिका, लेकिन रुधिर WBC में केंद्रक है, केंद्रक एब्सेंट होता है आरबीसी और प्लेटलेट्स में, ठीक है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। सुना होगा, जिसको आप कहते हैं क्रोमोसोम। एक केंद्रक में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, है ना? 23 जोड़ी, 46 नहीं, 46 मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, है ना? हम लोगों में गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है? 23 जोड़ी गुणसूत्र। इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 23 गुणसूत्र जो होता है वो पिताजी का होता है और 23 गुणसूत्र जो होता है वो माताजी का होता है। इसका मतलब स्पर्म के अंदर जब गुणसूत्र आते हैं तो वो आधे आते हैं पिता की तरफ से, और जब अंडाणु के अंदर जब गुणसूत्र आते हैं माता की तरफ से, जब रिप्रोडक्शन होता है तो आधे आते हैं।
तो पिताजी का 23 और माताजी का 23 मिलकर ही हम सारे भाई बहन बनते हैं, 23 जोड़ी हो जाते हैं। इसलिए हम में 23 गुणसूत्र पिता का है, 23 माता का। जितने भी भाई बहन हो आप में से अपने ही माँ बाप के 23 और 23 गुणसूत्र आप सबके अंदर आए हैं। 50% मम्मा, 50% पापा, यही गुणसूत्र हो जो आप लोग बनते, इसी के अंदर होते हैं जीन। इसीलिए आप जीन वही अनुवांशिक गुण होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में चलते, इसलिए आप सब अपने माँ बाप की तरह दिखते भी हैं, आपकी शक्लें आपके भाई बहनों से मिलती भी हैं, क्योंकि वही जीन्स तो आप सबके भाई बहनों के अंदर आ रहे हैं ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये सारे भाई बहन वगैरह दूसरे मिलते जुलते ये हैं। उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लीजिए, मम्मी पापा का बच्चों से मिल जाएगा, भाई बहनों का एक दूसरे से मिल जाएगा, काफ़ी हद तक पता जाएगा सब भाई बहन है, रियल भाई बहन, एक ही माँ बाप की ये सब संतान है, 3-4 भाई बहन जो है। बात समझ में आ रही है? समझेगा, ठीक है। तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए, ठीक है। इन 23 जोड़ी गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अलावा इंग्लिश में लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, डीएनए। और डीएनए के अलावा इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि आज जो करंट अफेयर्स है उसमें ना कुछ हिस्टोन प्रोटीन का नाम कहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ चल यहाँ नाम बता देते हैं, बता रहे तो, लेकिन फिर मैं बोलूँगा गुणसूत्र के अंदर मुख्यतः क्या होता है। जैसे यहाँ पर कोशिका के अंदर, केंद्रक कोशिका अंदर होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे काम का क्या है, हमें नहीं लेना देना हिस्टोन प्रोटीन से अभी। अब बात ये होती भाई, ये बताओ कि एक गुणसूत्र में कितना डीएनए, एक गुणसूत्र में कुल कितना डीएनए? बहुत ज्यादा होता है, एक गुणसूत्र में बच्चा एक डीएनए होता है, ठीक है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में कुल 46 डीएनए होता है। इसका मतलब 23 डीएनए तुम्हें मिला है तुम्हारे पापा से और 23 डीएनए मिला तुम्हारी मम्मा से, ठीक है। अगर आप ये सारे 46 डीएनए निकाल लीजिए कोशिका के अंदर से, तो लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए मिलेगा हर किसी के शरीर में, जो लोग बैठे अभी पहुंचाते हैं मानव जीनोम कार्यक्रम पे। नहीं समझ में आ रहा है? एक कोशिका जिसको देख नहीं सकते आंख से, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए है। हम तो एक लाइन पढ़े हैं, किताब में लिखा था, अगर मानव के शरीर का सारा डीएनए निकाल लें तो ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आ सकते हैं। सर ऐसा कैसे बोल दिया? क्योंकि ब्रह्मांड का भी साइज नहीं पता है, डीएनए भी पूरे शरीर का निकाल के नहीं बता पाएंगे, तो बोलने में क्या जाता है। आप समझ गए ना? देखिए हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे कुछ भी बोल दीजिएगा तो हम मानेंगे नहीं। आप समझ गए ना? आप मान लीजिए कोई कुछ भी कह रहा है, क्योंकि आप कैसे हैं आपको ज़्यादा पता है। तो इसे ना अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो देश में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? अगर आप पढ़ लिए तो देश से प्रॉब्लम आ जाएगी। वो लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वो लोग जो आपको खैरात बांट बांट कर आपसे काम लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो देश चाइना बन जाएगा ना, दिक्कत आ जाएगी उन लोगों को, उनको भी काम करना पड़ेगा, फिर आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। इच्छा आपकी है, डिसाइड आप कर लीजिए आप कैसा जिंदगी चाहते हैं। आइए अब देखिए 46 डीएनए आ गया, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में 46 डीएनए हो गए, ठीक है। अब इन 46 डीएनए के अंदर भाई साहब आपके पूरे जीन मौजूद हैं, है ना, और सारे जीन के योग को हम जीनोम कहते हैं। सारे जीन का योग को हम जीनोम कहते हैं। ये देखिए इसी को हम कहते हैं जीनोम। अच्छा ये किसका जीनोम है? जिसकी कोशिका ली हो, तुम्हारी कोशिका है तो तुम्हारा जीन है। कुछ समझे हो कि नहीं समझे? ठीक है ना, तुम्हारी कोशिका है तो तुम्हारा जीन है। ये एक छोटा सा आउटलाइन है ना, इसको याद रखना क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। अब ये आपको पूरा लॉजिक समझ में आया, इसी से आप पूरा जीनोम, जीनोम किसको कहते हैं वो हम आपको समझा ले जाते हैं, ठीक है। इधर आपको समझाते हैं मानव जीनोम क्या होता है, और फिर इसी से आपको जीन और मानव जीनोम कार्यक्रम समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जीन थेरेपी, जीनेटिक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखो मानव जीनोम, ठीक है। अगर ऊपर तुम किसी कुत्ते का लिए होते नीचे कुत्ते का जीनोम, अरहर का लिए होते तो अरहर के दाल का जीनोम, पीपल का लिए होते कुछ का पीपल का जीनोम, पर पीपल के अंदर कुछ अलग गुणसूत्र होगा, उसके अपना डीएनए होगा, उसके अपने जीन होंगे। पर हमें किसी पीपल, अरहर, डॉग और भैंसे, घोड़े से क्या लेना देना? हमारे पेपर में ह्यूमन महत्वपूर्ण है, ह्यूमन देख लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? चलते रहेगा। अब मानव जीनोम किसको बोलेंगे? पहले जीनोम किसको बोलेंगे? जीनोम हम कहते हैं सामान्य भाषा में सारे जीन की संख्या के योग को जीनोम कहते हैं, सबसे सिंपल भाषा है ना। सारे जीन की संख्या के योग को, सारे जीन की संख्या के योग को जीनोम कहते हैं, को जीनोम कहते हैं, है ना, को जीनोम कहते हैं। तो सर कुल कितने जीन हैं जो मानव के शरीर में? लगभग, तो हम तुमको एक बात बताएं, 1990 से लेकर 2003 तक, है ना, 13 वर्ष का समय लगा था, मानव के सारे डीएनए की स्टडी हो रही थी।
ठीक है ना। मानव के सारे डीएनए की स्टडी हो रही, 13 वर्ष में जाकर पूरा मानव का जीनोम खंगाल डाले और बताए भाई साहब लगभग लगभग 23,000 से 24,000 जीन होते हैं जो मानव की कोशिका में यानी किसी मानव के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो मानव के अंदर जो मिले थे जीन, ये 3 बिलियन है ना, अंग्रेजी में बिलियन और हिंदी में अरब है ना, 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर है ना, बेस पेयर सीक्वेंस है ना, 3 बेस पेयर सीक्वेंस, इसको हिंदी में कहेंगे 3 अरब क्षार जोड़ों के अनुक्रम है ना, मतलब सीक्वेंस, अनुक्रम। इनको हिंदी में बोलेंगे 3 अरब क्षार जोड़ों के अनुक्रम। ठीक है ना, 3 अरब, या इंग्लिश में 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए, और हिंदी में बोलोगे 3 अरब क्षार है ना जोड़ों के अनुक्रम। इसको कहते हैं पूरा का पूरा मानव जीनोम। ठीक है ना। कहने का अभिप्राय ये है कि 3 अरब जोड़ों के अंदर ही कुल 23,000 से 24,000 जीन पाए गए, और ये 23,000 से 24,000 जीन ही पूरे जीन की संख्या का योग है। तो ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन, ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन, तीनों का मतलब एक ही तो है। नहीं समझ में आया? ठीक है भाई, आपको क्या लग रहा है PTC5 चिड़िया उड़ हो जाएगी? आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, सुनिए पहले इसको। हमारा पढ़ाने का थोड़ा अलग तरीका होता है, हम जल्दीबाजी में नहीं है ना, समझ रहे हैं? उतना जल्दीबाजी में नहीं है, थोड़ा तो चलेंगे, फाउंडेशन थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले समझना, हमारी पूरी कोशिश पहले विषय समझ में आवे। ठीक है, चलिएगा। आप यहाँ कोर्स पढ़ने आए हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ कोर्स समझाने आए हैं, ये डिफरेंस है। पढ़ने आप आए हैं, समझाने हम आए हैं। अगर आप समझने आए होते तो शायद आप अलग तरह से आते क्लास के अंदर। ठीक है, पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, समझने वालों का होगा। आइए, पढ़ तो सब रहे हैं, पूरे देश में सब इतना कोचिंग है, कोई 5 रुपये में पढ़ा रहा है, कोई 10 रुपये में पढ़ा रहा है, कोई फोकट में यूट्यूब पे डाल रहा है। डिफरेंस है ना, डिफरेंस। फिर भी उनको एक लोग भी सीखने नहीं जाते वहाँ पे, है कि नहीं? चलिएगा, कुछ तो कारण होगा ना क्यों नहीं सीखने खासने जाते हैं। आइए देखिए, अब देखो, मैंने ये बोला कि अगर आप मुझे अपनी एक कोशिका दे देते हैं, मतलब आप मुझे 3 अरब क्षार जोड़े का अनुक्रम दे देते हैं, और उसके अंदर कुल कितना जीन दे देते हैं? 23,000, और यही 23 कुल आपका जीन है जिसका खोज के निकाला और मानव जीनोम कार्यक्रम उसी को बोला गया। तो सर, इस क्लास में बैठे हर विद्यार्थी वही है जिसके अंदर 3 अरब क्षार युग्म है? बिल्कुल सही। ठीक है सर, इसी क्लास में या नेपाल और चाइना में भी? देखो, पूरे देश में, पूरी दुनिया में भी कोई अगर मानव है तो उसके कुल अंदर 46 डीएनए होगा। उस डीएनए के अंदर कुल क्षार युग्म का जो जोड़ा होगा, जो क्रम होगा, वो होगा कितना? 3 अरब। अब कुछ लोग ऐसे होंगे डीएनए का ही नहीं पता होगा, डीएनए में क्या होता है? क्षार युग्म, है ना। सुनो एक मिनट, ठीक है, इधर आओ। आप लोगों को जैसे मान लो ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है ना। सुनो, असल में जो गुणसूत्र होते हैं, पहले थोड़ा सा गुणसूत्र बता देता हूँ। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, सबको पता है। पिता के अंदर भी गुणसूत्र 23 जोड़ी, माता के अंदर भी गुणसूत्र 23 जोड़ी। डिफरेंस ये होता है कि 22 जोड़ी पिता के अंदर एक्स और एक्स होता है, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम। समान तरह के गुणसूत्र होते हैं, उसको ऑटोसोम कहा जाता है। फिलहाल ये एनसीईआरटी की किताब में भी लिखा है, गलती से कभी पढ़ोगे सब मिल जाएगा, है ना, ऑटोसोम। और यहीं पर एक जोड़ी एक्स के साथ वाई होता है, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, और माता की तरफ सारा का सारा जो होता है वो क्या होता है ना, सारा का सारा एक्स एक्स ही होता है। ऐसे लिख दिया, पिता कैसे लिखा, ऐसे माता का लिख दिया। 23 जोड़ी 23 ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन अच्छा चलो रुक जाओ, हम वही लिख देते, नहीं तो कहोगे सर ऐसा क्यों लिख दिया? 23 जोड़ी, लो खुश। चलो, ये पिताजी हो गए, ये माताजी हो गई। अच्छा, होता क्या है, जब माता पिताजी अपना रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया वृषण हो गया, ये वृषण हो गया, टेस्टिस हो गया, ये अंडाशय हो गया। ठीक है, ये अंडाशय हो गया। अब यही वृषण से क्या बनता है? शुक्राणु। इसी अंडाशय से क्या बनता है? अंडाणु। समझ में आ रहा है? इसके अंदर गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ी। इसके अंदर गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ी। लेकिन जब किसी माँ या पिताजी से जब शुक्राणु अंडाणु आते हैं तो यहाँ पर भाई साहब अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी मानव के शरीर में कहीं पर समसूत्री विभाजन होता है और कहीं पर अर्धसूत्री विभाजन को हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जब कोई भी माँ बाप में से जब ये रिप्रोडक्शन करने जाते हैं तो उनके जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं उनमें जब स्पर्म और एग बनते हैं तो वो अर्धसूत्री विभाजन की मदद से बनते हैं। इसलिए गुणसूत्र की संख्या स्पर्म और एग के अंदर आधी आती है।
हर पिता के अंदर टेस्टिस होता है, विषण होता है जिसमें गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं। लेकिन जब वो जनन के समय में शुक्राणु बनाने का काम करता है तो वहां पर किस कोशिका किस विभाजन से अपनी संख्या बढ़ाती है? अर्धसूत्री से। और तभी जब स्पर्म आते हैं उसके अंदर शुक्राणु, उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। और सेम मम्मा की तरफ भी होता है। जब माँ जो होती है, जब अंडाणु उसका बनता है अंडाशय में, एक मंथ में एक ही बनेगा। 28 दिन का होता है पूरा महामारी, मान लो उसमें एक ही आता है। पूरी एक माँ जो होती है अपने पूरी शरीर में कम से कम 340, 350, 360 एक बनाती है पूरे जीवन में, ठीक है ना? फाइन। तो कहने का मतलब है कि जब इधर से एक आए, इधर से एक ही फ्यूज होगा। अच्छा, अब होता क्या है, अगर ये वाला इससे फ्यूज हो गया तो ये क्या बना, सबको दिख रहा है सर, 23 जोड़ी लड़की बनी है ना? क्या है ये? पुत्री बनी, क्योंकि यहां पे सारा का सारा सेट एक्स का आ रहा है। और ये वाला स्पर्म अगर इस वाले के एग से आ गया तो ये भी पुत्री बनी, क्योंकि यहां भी एक्स ही आ रहा है। लेकिन अगर ये वाला स्पर्म के अंदर आ गया, शुक्राणु के अंदर, मां की तरफ से ये आ गया तो ये हो गया पुत्र, क्योंकि ये वाई वाला आ रहा है। और ये वाला अगर इस वाले के कॉम्बिनेशन बन गया तो ये हो गया पुत्र। यानी 4 में से 2 लड़का और 2 लड़की, इसका मतलब 50-50%। नहीं समझ में आया? अब आप लड़का होंगे या लड़की होंगे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पिता की होगी। तो भाभी को ना जलाया जाए, भैया को जलाया जाए। तो भाई भैया ही तो दोषी है ना। अगर पुत्र आता है तो भैया का वाई वाला ये आया है, पुत्री आती है तो भैया का एक्स वाला ये आ रहा है। माँ तो कभी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती, उसके पास तो वाई है ही नहीं। तो वाई है तो पिताजी के पास है, तो कोई पुत्र या पुत्री होगी इसका सिर्फ जिम्मेदार पिता है। अब जो लोग नहीं जानते हैं औरतों को जलाते हैं, जिनको पता चल गया घर में भैया को जला देना। जिन घरों में से प्रथा चल रही हो कि लड़की हो रही है तो भाभी को जलाएंगे, माता को जलाएंगे, तो आगे से पिताजी को और भैया को जला देना है भाई। अब तो हरियाणा में फिलहाल तो बहुत बढ़िया सेक्स रेशियो चला गया है। इंडिया के एवरेज से कुछ ही कम है। वो सब पुत्रियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं सब। आप समझ रहे नहीं समझ रहे है ना? पुत्रियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोल्ड होती हैं सब जी, एकदम मतलब उठा पटक दे सब उठा के, है ना? बाद में वहाँ के मर्दानों को समझ में आया, फिर जनाना अपना तैयार, फटाफट संख्या बढ़ा रहे हैं। और क्या, वर्ल्ड इंडिया का 933 कितना बता रहे थे ना, 926-27 पहुँच गए सब हरियाणा वाले। अब समझिए कितना पास पहुँच गए सब। हमको लगता है कुछ ही सालों के अंदर हरियाणा ऐसा स्टेट होगा जहाँ इंडिया के एवरेज से ज़्यादा लड़कियाँ होंगी। वहाँ लड़कियों के महत्व को समझना जाना जाएगा। गूगल कर लीजिए, आपको बता देगा। अभी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें चलिए, हमको उससे क्या लेना है ना, हम विज्ञान तकनीकी पढ़ाते हैं, ठीक है? कौन सा सोशल इशू पढ़ाने आए, इधर सुनो 1 मिनट। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब ये सबको समझ आ गया सर? एकदम समझ आ गया। माँ बाप से हम जब बने हैं तो आधा गुड़सूत्र लेके आए हैं हम, हमारा भाई, हमारी बहन के बाद एक और बहन या एक और भाई, जितने भी हैं सब ऐसे ही आए, कोई ये कोई वो, ऐसे ही हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे कौन सा विभाजन था? अर्धसूत्री। अब यही पुत्र जो था वो युग्मनस था, जहां से हम तुमको कहानी शुरू किए थे। ये किस विभाजन से डेवलप होता है? समसूत्री विभाजन से। याद आ रहा है? ठीक है। और समसूत्री विभाजन से पूरा अगर पुत्र विकसित हुआ, पुत्री विकसित हुई, इसके शरीर के अंदर सारे वही गुणसूत्र हैं जो पहले दिन तुमको मिले हैं यहाँ या यहाँ के अंदर, वही तुम्हारे शरीर में आज भी हैं। जब तक मर ना जाओ तब तक यही रहेंगे। इसलिए हम सब अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करते हैं आगे चलकर। जब ये लोग नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे, हमारे आने के बाद, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों और बच्चे के बच्चे रहेंगे, वो हमारे ही जीन को लेकर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए हर माँ बाप चाहता है उसका अगली पीढ़ी चलती रहे, उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे चलते रहे, जो कहीं ना कहीं उसको अपने पास्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट ही करते हैं। उन्हीं का जीन लेके तो माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। आपके माँ बाप भी तो दादा दादी नाना नानी का जीन लेके आपके अंदर लेके आ रहे हैं, और फिर आप अपने माँ बाप के कैरेक्टर्स को लेकर अपने आगे के बच्चों में जा रहे हैं। यही है पूरा का पूरा मानव का जीवन, ठीक है? चलिए, और इसके अंदर हमको जीवन में पकड़ना है जीन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे गुणसूत्र के बारे में, ठीक है? इधर देखो, गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, कोई डाउट नहीं है। गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, 46 गुणसूत्र के अंदर हो गया 46 डीएनए, ठीक है? डीएनए की होती है अपनी एक संरचना जो आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा। वाटसन क्रिक का नाम हम सुने होंगे, है ना? ऐसे कुछ डीएनए का संरचना बनाया होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 ऐसे कुछ हुआ होगा। इतना आपको यहाँ सब नहीं गणित भाग करना है, सिर्फ आपको ऊपर में समझना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये सब बेस पेयर होते हैं, सुने होंगे। डीएनए में जो होता है ए के साथ टी जुड़ा होता है, जी के साथ सी जुड़ा होता है। इसको कहते हैं एडेनिन, इसको कहते हैं थाइमिन। देखिए, आप जितने लोग PTCC5 सुन रहे हैं, इसका सीधा मतलब है आप इतना तो पढ़ के आए हैं, है ना?
कि डीएनए के अंदर AT जुड़ता है, GC जुड़ता है। A क्या है? एक क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जब A के साथ T जुड़ जाता है तो बेस पेयर बोलते हैं, क्षार युग्म हो जाता है, ठीक है। G जो है वो है ग्वानीन, है ना। G जो है वो क्या है? ग्वानीन, है ना। G जो है वो ग्वानीन है। C क्या है? वो है साइटोसिन है। वो क्या है? साइटोसिन है। तो AG ये हो गया एक क्षार का जोड़ा, ये हो गया एक और क्षार का जोड़ा। अब हम तुमको यही कह रहे हैं, यही क्षार के जोड़े जो होते हैं ATCGAACGAACGATC कुछ भी लगे होते हैं, इन्हीं का पूरक होता है। A का T, T का A, C का G, G का C, A का T, A का T, C का G, G का C, A का T, A का T, C का G, G का C, A का T, T का ऐसे लगा होता है ना। ये डीएनए के टुकड़े होते हैं। इसी तरह करते करते कुल कितना लंबा डीएनए, कुल मिलाकर 46 डीएनए की लंबाई होगी भाई साहब 3 अरब। नहीं समझे? समझ गए? मतलब कहने का मतलब है, अगर ये कोशिका के अंदर का एक केंद्रक है, इसके अंदर कुल अगर हम ये डीएनए है, इन डीएनए की अगर हम क्षार युग्म की अगर हम कुल लंबाई जोड़ लें, सबको जोड़ के एक रस्सी बना लें और क्या भैया बताओ कुल कितना लंबा है, तो तुम बोलोगे कितना है? बहुत सही, कितना है? 3 अरब। समझा ले गया मैं? तीन अरब मीटर लेके आओगे कि किलोमीटर लेके आओगे? 1 मिनट, समझा ले गया हूं मैं। तो आप सबके शरीर के अंदर कुल कितना लंबा डीएनए पड़ा हुआ है, नंबर में बताना, संख्या में। 3 अरब क्या? बेस पेयर, क्रम, जोड़ा, ATGC करते करते 3 अरब। अब सुनो, इसी 3 अरब से बेटा, इसी 3 अरब से है कुल 23,000 जीन जिससे तुम पूरे बने हो। अब कैसे बने हो उस पर दिखाते हैं। यहां तक हो गया? PT है भाई साहब, जल्दी जल्दी, यहाँ कोई लिखने उखने का टाइम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, पढ़ाना PT 3-5 चल रहा है अभी। ये आइए, ये हमारी गंदी आदत है, आपकी नहीं है। और ये सही है कि हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं, तभी तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर ये मान लें कि आपको आता है, आप तो झूठ में तारीफ में इज्जत बनाने चक्कर में हाँ आता है, और आपको खुद पता है कि आपको कितना आता है कि नहीं। इसीलिए मेरे को सिलेक्शन मिलता है, क्योंकि मैं आप पे भरोसा नहीं करता, वही मैं बोल रहा था। आइए, अच्छा अब सुनो इधर। अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, डीएनए है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब युग्मनज था, जब पहले दिन हम लोग बने थे, क्या थे? युग्मनज। अब आपको जीन समझा दे रहा हूँ, ठीक है, बस 10 मिनट आपको जीन भी खट से समझा दूंगा। युग्मनज है मतलब एक कोशिका के अंदर युग्मनज था ना, एक कोशिका ही था ना युग्मनज। ओके, कितना डीएनए था? अरे बोलो 46 डीएनए लेकर। पहले दिन तुम लोग कितना डीएनए माँ बाप से लेकर आए थे? 46 गुणसूत्र मतलब 46 डीएनए। अब तो बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है। और सुनो, 9 महीना 6 दिन के बाद क्या बने हो? मान लो 3 किलो का क्या? अरे नहीं जी, प्रोटीन। एक काम करो, रुको, एक बच्चा पैदा हो गया, शेर को दे दो, और फिर पूछो शेर तुम क्या पाचन किए हो? कहेगा प्रोटीन। तुम चिकन खाए हो तो तुम प्रोटीन खाए हो, और तो शेर तुमको खाएगा तो प्रोटीन नहीं खाएगा क्या? तुम भी तो प्रोटीन हो। तो तुम 9 महीने 6-7 दिन के बाद क्या बने हो? 3 किलो के प्रोटीन। अब जरा इसको समझना। तो सर मेरी आंख जो है, आंख का प्रोटीन, मेरी कान जो है, कान का प्रोटीन, रुधिर जो है, रुधिर का प्रोटीन, त्वचा जो है, त्वचा का प्रोटीन, मसल जो है, मसल का प्रोटीन। आप समझिएगा, आप पूरे 3 किलोग्राम, आपके सारे गुण जो है ना वो प्रोटीन के रूप में बनते हैं। तो सर 3 किलोग्राम के जब हम बन के आए हैं, हमारी काली आंख, हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारा गुड़ है, तो हम बोले ना काली आंख का प्रोटीन बना है। सर मेरा हेयर करली है, हाँ तो ठीक है ना, करली हेयर का प्रोटीन बना है। सर हमको ना माँ बाप से एक बीमारी आई है, सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया का प्रोटीन बन रहा है। तो सर हम समझ गए, यानी सारे गुण हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में बनते हैं। और वो प्रोटीन कौन कौन से बनेंगे, ये इस डीएनए के अंदर था जो माँ बाप से हमको मिला था। तो सर ये डीएनए कैसे 9 महीने 6-7 दिन के अंदर ये सारे गुण या सारे प्रोटीन बनाते हैं, वही आपको बता रहे हैं। ये डीएनए बहुत सारा डीएनए बनाएगा, फिर ये डीएनए बहुत सारा आरएनए बनाएगा, फिर ये आरएनए बहुत सारा आरएम और टीआरएनए बनाएगा, और यही आरएनए मिलकर आपको क्या बनाएगा? आपके प्रोटीन का निर्माण करेगा। एमआरएनए और टीआरएनए, आरएनए इसका सहयोग करेगा।
ये एक प्रक्रिया चलती है जो आपके शरीर में चलती है और अभी भी चल रही है। देखिए ना, आप हेयर कटा रहे हैं, फिर हेयर प्रोटीन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है ना। उसी दिन बंद होगी जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये प्रक्रिया जब से आप पहले दिन आपके जाइगोट से चल रही हैं तब तक चलेंगी जब तक आपका जीवन खत्म ना हो जाए। आपका सारा प्रोटीन सब कुछ वैसे ही मर रहा है, वैसे ही बन रहा है, वैसे ही कट रहा है, वैसे फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, आप ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है, चलेगा। इन प्रक्रियाओं के अलग अलग नाम बोले जाते हैं, इनको कहते हैं रेप्लिकेशन, है ना, हिंदी में कहते हैं द्विगुणन, ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं। आगे का जितना भी नाम है कुछ भी हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी देवनागरी में भी, इंग्लिश में वही लिखते हैं, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना। ये क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से विभिन्न तरह के आरएनए बनाना। और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन। ये आपके शरीर में लगातार तीनों प्रक्रियाएं चल रही हैं, सारी प्रक्रियाएं, जिससे लगातार आप जिंदा हैं, आपके शरीर की प्रोटीन बनती जा रही है। आप रोज नया स्किन आपके शरीर से मर मर के निकल रहा है, साबुन से रगड़ के निकाल रहे हो, फिर रोज बनता चला जा रहा है, रोज मर रहा है, आ कहां से रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है ना।